द डीप डाइव के इस नए सत्र में सभी का स्वागत है। हेलो। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का जो हमारा मिशन है वो हमेशा की तरह यही है कि भारी भरकम तकनीकी दस्तावेजों से कुछ बहुत ही काम की जानकारी निकाली जाए। बिल्कुल, जो सटीक हो और ज्ञानवर्धक भी। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसका शीर्षक है मास्टरिंग एंड टू एंड ऑब्जर्वेबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड AWS सिस्टम्स। काफी लंबा नाम है। हाँ, मतलब नाम लंबा है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। श्योर। क्योंकि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अब जो मॉनिटरिंग है वो केवल सर्वर के अप या डाउन होने की बाइनरी रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रह गई है। सही कहा। उस जमाना गया जब सिर्फ सर्वर पिंग करके देखते थे। एग्जैक्टली। हम सभी जानते हैं कि आज के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और जो क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर है उसमें असल सिरदर्द कुछ और ही है। हाँ, उसमें असल सिरदर्द है अननोन अननोन्स को खोजना। मतलब वो चीजें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो खराब हो सकती हैं। बिल्कुल। और रात के 3 बजे पेजर का बजना। अरे वो तो किसी भी ऑन कॉल डेवलपर के लिए एक डरावने सपने जैसा होता है। और वो भी खासकर तब जब अलर्ट ये तो बता रहा हो कि सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन ये ना बताए कि फेल क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर ऑब्जर्वेबिलिटी एक गेम चेंजर साबित होती है। तो अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए कोई कार चला रहा है। कार के डैशबोर्ड पर अचानक से एक लाल बत्ती जल जाती है। चेक इंजन लाइट। हाँ, चेक इंजन लाइट। तो वो जो लाल बत्ती है वो मॉनिटरिंग है, वो बता रही है कि इंजन में कुछ खराबी है। लेकिन इंजन के अंदर जाकर ये समझना कि खराबी क्यों आई है और किस पुर्जे में आई है, वो ऑब्जर्वेबिलिटी है। बिल्कुल। ये क्या से क्यों तक का सफर है। अगर हम सोर्स के नजरिए से देखें तो मॉनिटरिंग सिस्टम के ज्ञात या नॉन मैट्रिक्स पर नजर रखती है। हमें पता है कि CPU यूटिलाइजेशन चेक करना है। हाँ, CPU और मेमोरी लीक्स वगैरह। सही कहा। लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी का दायरा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कैसे? यह सिस्टम के आउटपुट का विश्लेषण करके उसकी आंतरिक स्थिति यानी इंटरनल स्टेट का अनुमान लगाती है। अच्छा। और AWS जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां आपके पास कोई एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन नहीं है, हाँ, वहां तो सैकड़ों माइक्रो सर्विसेज होती हैं। बिल्कुल, जो अलग अलग कंटेनर्स या सर्वरलेस एनवायरनमेंट में चल रही हैं, वहां यह अवधारणा बेहद क्रिटिकल हो जाती है। क्योंकि जब एक साधारण यूजर रिक्वेस्ट दर्जनों अलग अलग सेवाओं से होकर गुजरती है तो उनके बीच की निर्भरता और नेटवर्क विफलताएं बहुत जटिल हो जाती हैं। लेटेंसी और फेलियर्स बहुत बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। इन अज्ञात समस्याओं के मूल कारणों का सटीक निदान करने के लिए एंड टू एंड ऑब्जर्वेबिलिटी अब कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो AWS क्लाउड वॉच को एक बहुत ही मजबूत नींव के रूप में प्रस्तुत करता है। एक तरह से पूरे सिस्टम का कंट्रोल रूम। हाँ, कंट्रोल रूम बहुत ही सही शब्द है। अगर हम इस कंट्रोल रूम के 4 प्रमुख स्तंभों पर बात करें तो शुरुआत होती है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स। अब सतह पर देखने में मैट्रिक्स बहुत ही सामान्य लग सकते हैं, जैसे CPU मेमोरी या नेटवर्क ट्रैफिक का डेटा। हाँ, लेकिन सोर्स में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है कस्टम मैट्रिक्स की पावर। ये बहुत अहम है। मान लीजिए कि कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वहां कोई बड़ी सेल चल रही है। तो वहां सिर्फ सर्वर की हेल्थ देखना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, वहां यह देखना जरूरी है कि प्रति सेकंड कितने चेकआउट फेल हो रहे हैं। कस्टम मैट्रिक्स इस तरह के बिजनेस लॉजिक डेटा को सिस्टम की हेल्थ के साथ मैप करने की सुविधा देते हैं। और इसी कंट्रोल रूम का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है लॉग्स। मैट्रिक्स आपको बताते हैं कि कोई समस्या है, लेकिन लॉग्स आपको उस समस्या की पूरी कहानी सुनाते हैं, एक क्रमिक रिकॉर्ड की तरह। हाँ, ये सिस्टम में होने वाले हर एक इवेंट का टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो है सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग का कॉन्सेप्ट। वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम में 500 अलग अलग कंटेनर्स चल रहे हैं तो कोई भी इंजीनियर हर एक कंटेनर में जाके लॉग्स चेक नहीं कर सकता। ये मानवीय रूप से संभव ही नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए AWS में Amazon S3 और Amazon Elasticsearch सर्विस का उपयोग करके, जिसे ओपन सर्च भी कहते हैं अब। हाँ, ओपन सर्च, उसका उपयोग करके इन लाखों करोड़ों बिखरे हुए लॉग्स को एक जगह स्ट्रीम किया जाता है, ताकि एक ही जगह से सब देखा जा सके। एग्जैक्टली। इससे इतने विशाल डेटा को रियल टाइम में खोजना, फिल्टर करना और उसका विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? मैट्रिक्स और लॉग्स का डेटा अगर सिर्फ एक जगह इकट्ठा होता रहे तो वो सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। नॉइज।
हाँ, ये तो है। सिस्टम एडमिन्स के लिए अलर्ट फटीग एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बड़ी समस्या है ये इंडस्ट्री में। अगर हर छोटी सी बात पर लाल बत्ती जलेगी तो लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। वो वुल्फ वाली कहानी की तरह। बिल्कुल वही। हाँ। इसलिए क्लाउड वॉच का जो तीसरा स्तंभ है यानी अलार्म्स, वो बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। इसमें सिर्फ स्टैटिक थ्रेशोल्ड्स नहीं होते, मतलब सिर्फ एक लिमिट सेट नहीं होती। हाँ, बल्कि स्वचालित प्रतिक्रियाएं या ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ट्रिगर किए जा सकते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे अगर किसी एपीआई पर ट्रैफिक अचानक से बेसलाइन से 200% ऊपर चला जाता है, तो अलार्म इंसान को जगाने के बजाय कुछ और कर सकता है। एग्जैक्टली। वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कमांड देकर नए रिसोर्स पिन अप कर सकता है। ये तो बहुत ही शानदार है। इस प्रोएक्टिव अप्रोच से कई बार तो समस्या यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही सुलझ जाती है। बिल्कुल। और इन सभी चीजों के शोर को यानी मैट्रिक्स, लॉग्स और अलार्म्स के डेटा को एक अर्थपूर्ण जानकारी में बदलने के लिए चौथा स्तंभ काम आता है, डैशबोर्ड्स। हाँ, डैशबोर्ड्स। एक कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड एक सिंगल पैन ऑफ ग्लास की तरह होता है। ये सिर्फ डेटा का विजुअलाइजेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ये टीमों को पूरे सिस्टम की ओवरऑल टोपोलॉजी समझने में मदद करता है। मतलब सिस्टम का पूरा नक्शा। हाँ, किसी भी विसंगति या अनोमली को चार्ट्स में एक स्पाइक के रूप में देखकर तुरंत पहचाना जा सकता है कि सिस्टम के किस हिस्से पर दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अब यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है। कैसे? चलिए मान लेते हैं कि क्लाउड वॉच डैशबोर्ड पर हमें एक स्पाइक दिख गया। हमें पता चल गया कि लेटेंसी बढ़ रही है। ओके। लेकिन जब डेटा दर्जनों अलग अलग माइक्रो सर्विसेज, कतारों और डेटाबेस से होकर गुजर रहा है, तो असल में कौन सा कंपोनेंट धीमा है? ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एरर ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। हाँ। बस फर्क इतना है कि यहाँ घास के ढेर में भी आग लगी होती है और सुई लगातार अपनी जगह बदल रही होती है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट AWS एक्सरे और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग की बात करता है। एक्सरे? हाँ, एक्सरे बिल्कुल एक डिजिटल जासूस की तरह काम करता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग की बात करते हैं तो एक्सरे हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट को गेटवे पर ही एक यूनिक ट्रेस आईडी असाइन कर देता है। एक तरह का डिजिटल टैग। बिल्कुल। ये आईडी उस रिक्वेस्ट के साथ साथ पूरे सिस्टम में ट्रैवल करती है। एक्सरे मुख्य रूप से 3 टूल्स का उपयोग करता है। पहला है ट्रेस मैप्स। ट्रेस मैप्स? ये क्या करते हैं? ये रिक्वेस्ट की पूरी यात्रा का एक एंड टू एंड विजुअल बनाता है, शुरू से लेकर अंत तक। जैसे रिक्वेस्ट मोबाइल ऐप से शुरू हुई, एपीआई गेटवे पे आई, फिर ऑथेंटिकेशन सर्विस में गए, फिर डेटाबेस क्वेरी हुई। तो ये सब एक टाइमलाइन पर दिखता है। हाँ, ट्रेस मैप में इस पूरी टाइमलाइन और हर स्टेप पर लगे समय का मेटा डेटा शामिल होता है। अगर कोई एरर आता है तो वो भी इसी टाइमलाइन पर हाईलाइट हो जाता है। समझ गया। और इसका दूसरा टूल है सर्विस मैप्स। हाँ, सर्विस मैप्स। ट्रेस मैप्स जहां एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की गहराई में जाते हैं, वहीं सर्विस मैप्स पूरे आर्किटेक्चर का बड़ा व्यू देते हैं। हाई लेवल नक्शा? बिल्कुल। ये दिखाता है कि नोड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए पेमेंट गेटवे सर्विस डाउन है, तो सर्विस मैप तुरंत दिखाएगा कि उस सर्विस का नोड लाल हो गया है। और उस पर निर्भर बाकी सभी डाउनस्ट्रीम सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, वो भी दिख जाएगा। एग्जैक्टली। ये आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स को विजुलाइज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसी में तीसरा और बहुत ही क्रिटिकल टूल जुड़ता है। कौन सा? लेटेंसी एनालिसिस। हाँ, लेटेंसी बहुत जरूरी है। सिस्टम का धीमा होना अक्सर सिस्टम के क्रैश होने से ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। क्रैश तो तुरंत दिख जाता है। ये बात तो है। धीमा सिस्टम यूजर्स को फ्रस्ट्रेट करता है। लेटेंसी एनालिसिस टूल ये सटीक रूप से पहचानता है कि P99 की रिक्वेस्ट्स में आखिर देरी कहाँ हो रही है। 99th परसेंटाइल वाली रिक्वेस्ट? हाँ, क्या कोई पर्टिकुलर डेटाबेस क्वेरी लॉक हो रही है या कोई थर्ड पार्टी एपीआई रिस्पॉन्स देने में ज्यादा समय ले रही है। तो ये टूल उस स्पेसिफिक सेगमेंट को आइसोलेट कर देता है। बिल्कुल, जिससे इंजीनियरिंग टीम को पता होता है कि कोड को ऑप्टिमाइज कहाँ करना है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। जी बताइए। सोर्स डॉक्यूमेंट में ओपन टेलीमेट्री को एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर कहा गया है। ओपन टेलीमेट्री। अब एक्स-रे और क्लाउड वॉच तो AWS के अपने नेटिव टूल्स हैं। सही। लेकिन रियल वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सीधा साधा तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। किसी भी बड़ी कंपनी में कुछ सेवाएं पाइथन में लिखी होंगी, कुछ जावा में और शायद कुछ लेगेसी सिस्टम्स भी चल रहे होंगे। मल्टी लैंग्वेज एनवायरनमेंट होता है अक्सर। हाँ, तो अगर हर भाषा अपना अलग टेलीमेट्री फॉर्मेट देने लगे तो ये तो डेटा का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल बन जाएगा। बिल्कुल।
तो ओपन टेलीमेट्री इसे कैसे सुलझाता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और सच कहूं तो यही आज के क्लाउड नेटिव लैंडस्केप की सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर अलग-अलग वेंडर्स और अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग-अलग एजेंट्स इंस्टॉल किए जाएं, तो सिस्टम का ओवरहेड इतना बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस वैसे ही गिर जाएगी। ओपन टेलीमेट्री, या जिसे ओटेल भी कहते हैं, ओटेल वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो इसी समस्या को हल करता है। कैसे? ये ट्रेसेस, मैट्रिक्स और लॉग्स का जनरेशन और कलेक्शन को पूरी तरह से मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज कर देता है। ओके। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन को एक ही बार इंस्ट्रूमेंट करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। श्योर। ये सुनने में तो बहुत फैंसी और प्लग एंड प्ले लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में खासकर जो पुराने लीगेसी सिस्टम्स हैं, उनके साथ इसे इंटीग्रेट करना इतना ही आसान है जितना सोर्स डॉक्यूमेंट दावा कर रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नए फ्रेमवर्क्स पुराने सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते। सच कहें तो किसी भी बड़े सिस्टम को पूरी तरह से ओपन टेलीमेट्री पर माइग्रेट करना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। उसमें समय और मेहनत लगती होगी। बिल्कुल, इसमें भारी इंजीनियरिंग एफर्ट लगता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा वेंडर न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन है। वेंडर न्यूट्रल मतलब किसी एक कंपनी से बंधना नहीं पड़ता। हाँ, जो इस एफर्ट को जस्टिफाई करता है। तकनीक की दुनिया में वेंडर लॉक इन एक बहुत बड़ा डर होता है। वो तो है। अगर पूरे कोड बेस को किसी एक स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल के प्रोप्राइटरी कोड से भर दिया जाए और कल को उस टूल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर तो फंस गए। बिल्कुल फंस गए। ओके टेल के साथ डेटा कलेक्ट करने का तरीका स्टैंडर्ड रहता है, और बैकएंड पर क्लाउड वॉच, एक्सरे या कोई भी ओपन सोर्स टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब आर्किटेक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी और स्वतंत्रता ही तो क्लाउड कंप्यूटिंग का असली फायदा है। सही कहा। अब जब हमारे पास क्लाउड वॉच से लेकर एक्सरे और ओपन टेलीमेट्री तक ये सभी शानदार टूल्स उपलब्ध हैं, तो इनका असल में इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, मेरा सवाल यही है कि असल जिंदगी में किसी परफॉर्मेंस बॉटलनेक को ट्रबल शूट करने का वर्कफ्लो कैसा दिखता है? सोर्स में इसके लिए 4 बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल कदम बताए गए हैं। हाँ, वो 4 स्टेप्स। पहला कदम है क्लाउड वॉच का उपयोग करके प्रमुख मैट्रिक्स को मॉनिटर करना। ये सबसे बेसिक स्टेप है। यहाँ से हाई लेवल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे कि एरर रेट अचानक 2% से 15% हो गया है, या एपीआई रिस्पॉन्स टाइम स्पाइक कर रहा है। हाँ, तो ये पहला कदम है। सही, यह ट्रायाज का पहला चरण है। ट्रायाज। हाँ, एक बार जब पता चल गया कि कुछ गलत है तो दूसरा कदम उठाया जाता है, एक्सरे का उपयोग करके ट्रेसेस का डीप एनालिसिस। ट्रेस मैप्स के जरिए। बिल्कुल। यहाँ उस स्पेसिफिक एरर वाली सर्विस को आइसोलेट किया जाता है। ट्रेस मैप्स में देखा जाता है कि किस माइक्रो सर्विस पर जाकर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रही है, या फिर कोई इंटरनल सर्वर एरर थ्रो कर रही है। और जब उस अपराधी सर्विस को पकड़ लिया जाता है, तब तीसरा कदम आता है लॉग्स की समीक्षा। जी, लॉग्स की गहरी समीक्षा करना। ट्रेसेस हमें क्राइम सीन तक ले गए हैं, और लॉग्स हमें बताएंगे कि क्राइम हुआ कैसे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण। क्लाउड वॉच लॉग्स इनसाइट्स जैसी सर्विस का उपयोग करके उस विशेष समय के दौरान जनरेट हुए लॉग्स को देखा जाता है। उसमें एरर मैसेज या स्टैक ट्रेसेस देखे जाते हैं। हाँ, या कोई मेमोरी ओवरफ्लो जैसी डिटेल्स ढूंढी जाती हैं। और इसके बाद आता है चौथा कदम, जो थोड़ा प्रोएक्टिव है। लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। वो कैसे? समस्या को ठीक करने के बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो फिक्स भारी ट्रैफिक में टिक पाएगा। मतलब सिर्फ कोड फिक्स कर देना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सिमुलेशन के जरिए सिस्टम पर सिंथेटिक ट्रैफिक डालकर उसे स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ताकि चेक कर सकें कि सिस्टम लोड ले पा रहा है या नहीं। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ बैंडेड नहीं लगाया गया है, बल्कि आर्किटेक्चरल कमजोरी को वाकई दूर कर दिया गया है। बहुत खूब। ये पूरा वर्कफ्लो ये स्पष्ट करता है कि ऑब्जर्वेबिलिटी कोई एक टूल खरीदने और उसे चालू कर देने का नाम नहीं है। यह एक कल्चर है। हाँ, एक निरंतर चलने वाली तकनीकी यात्रा है, और इसी यात्रा को मापने के लिए सोर्स में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया गया है, ऑब्जर्वेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। एग्जैक्टली, ऑब्जर्वेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। जब हम किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो इस मॉडल के किसी न किसी चरण में जरूर होती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये मैच्योरिटी मॉडल वास्तव में ये असेस करने का एक फ्रेमवर्क है कि कोई संस्था अपने डेटा का कितना बेहतर उपयोग कर रही है। तो इसके 4 क्रमिक चरण हैं। हाँ,
पहला चरण है रिएक्टिव। रिएक्टिव? दुर्भाग्य से आज भी कई कंपनियां इसी चरण में फंसी हुई हैं। मतलब बस रिएक्ट करते हैं, तब जाकर इंजीनियरिंग टीम को पता चलता है और वे आग बुझाने दौड़ते हैं। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। फायर फाइटिंग मोड। बिल्कुल, फायर फाइटिंग। उसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे प्रोएक्टिव कहते हैं। यहाँ चीजें थोड़ी बेहतर होती हैं, अच्छे अलर्ट्स और डैशबोर्ड्स होते हैं। तो समस्या पहले ही पकड़ में आ जाती है। हाँ, समस्याओं को अंतिम यूजर्स के अनुभव को खराब करने से पहले ही पकड़ने की कोशिश की जाती है। कोई उदाहरण? मान लीजिए डिस्क स्पेस 85% भर गया है, तो सिस्टम क्रैश होने से पहले ही अलर्ट आ जाएगा और टीम उसे फिक्स कर लेगी। बिल्कुल। तीसरा चरण और भी एडवांस्ड है, जिसे प्रिडिक्टिव कहा जाता है। प्रिडिक्टिव यानी भविष्यवाणी करना? हाँ, यहाँ मशीन लर्निंग और एआई का असली इस्तेमाल शुरू होता है। अच्छा, एआई भी आ गया इसमें? सिस्टम केवल स्टैटिक थ्रेशोल्ड्स पर निर्भर नहीं रहता, वो हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर पैटर्न सीखता है। तो सिस्टम खुद समझता है कि क्या होने वाला है? एग्जैक्टली। वो भविष्यवाणी कर सकता है कि पिछली बार जब ये विशिष्ट मेमोरी पैटर्न दिखा था तो 2 घंटे बाद डेटाबेस फेल हो गया था। कमाल है। इसलिए वो समस्या के घटित होने से पहले ही ऑटोमेटेड रन बुक्स के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इसे ही तो सेल्फ हीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है ना? बिल्कुल, सेल्फ हीलिंग। और जो अंतिम चरण है वो है इनोवेटिव। इनोवेटिव यहाँ क्या होता है? यहाँ ऑब्जर्वेबिलिटी केवल ऑपरेशंस टीम का सरदर्द नहीं रह जाती, बल्कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डीएनए में ही रच बस जाती है। मतलब शुरुआत से? हाँ, डेवलपर्स कोड लिखते समय ही ये सोचते हैं कि मैं इस फीचर को ऑब्जर्वेबल कैसे बनाऊंगा। बहुत सही अप्रोच है ये। इस स्तर पर डेटा का उपयोग केवल बग्स फिक्स करने के लिए नहीं होता, बल्कि बिजनेस डिसीजंस लेने और यूजर एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ है? आज के इस पूरे डीप डाइव का टेकअवे क्या है? अगर हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें, चाहे वो क्राउड वॉच के डायनामिक अलार्म्स हो, एक्सरे की जासूसी हो, ओपन टेलीमेट्री की आज़ादी हो, या फिर ये मैच्योरिटी मॉडल हो, तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? निष्कर्ष यही है कि आधुनिक क्लाउड वातावरण जिस गति से जटिल हो रहा है, उसे देखते हुए सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखना अब कोई विकल्प नहीं है। रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। एंड-टू-एंड ऑब्जर्वेबिलिटी अब केवल एक बेस्ट प्रैक्टिस के लेबल से बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ, ये अब नाइस टू हैव नहीं रहा। बिल्कुल, ये आधुनिक डिजिटल युग में सर्वाइव करने और स्केल करने की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। नेसेसिटी बन गई है। इसी पारदर्शी नींव की बदौलत ही संस्थाएं नए फीचर्स को तेजी से और पूरे आत्मविश्वास के साथ डिप्लॉय कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। बिना ऑब्जर्वेबिलिटी के आज के समय में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स चलाना वैसा ही है जैसे किसी घने कोहरे में बिना हेडलाइट्स के 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाना। बहुत ही खतरनाक। दुर्घटना होना तय है, बस ये नहीं पता कि कब होगी। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक बहुत ही रोचक विचार दिमाग में आता है, जो इस सोर्स मटेरियल से भी एक कदम आगे की दिशा दिखाता है। अच्छा, वो क्या विचार है? सोचने वाली बात यह है कि जब हम इस ऑब्जर्वेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के प्रिडिक्टिव और इनोवेटिव चरण की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, जहां एआई सब कुछ हैंडल कर रहा होगा। हाँ, एक ऐसा समय जहां मशीन लर्निंग और एआई इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि सिस्टम न केवल खुद की मरम्मत कर सकेंगे, बल्कि भविष्य में आने वाली रुकावटों को भांपकर अपनी खुद की वास्तुकला या आर्किटेक्चर को ही रियल टाइम में रीराइट कर रहे होंगे, अपने आप को खुद ही बदल रहे होंगे। बिल्कुल। तो क्या तब ऑब्जर्वेबिलिटी का ये पूरा विज्ञान इंसानों के लिए अप्रासंगिक हो जाएगा? ये वास्तव में एक माइंड बेंडिंग सवाल है। क्या तब हम सिस्टम को मॉनिटर करेंगे या सिस्टम हमें मॉनिटर कर रहे होंगे? जब सिस्टम्स इतने अधिक ऑटोनॉमस और बुद्धिमान हो जाएंगे कि वे खुद को ही समझ लें और खुद ही अपना सुधार कर लें, तो फिर इंसानों की क्या जरूरत रह जाएगी वहां? क्या तब इंसानों को इन सिस्टम्स की ऑब्जर्वेबिलिटी की जरूरत होगी, या फिर ये बेहद उन्नत सिस्टम इंसानों के काम करने के तरीकों को मॉनिटर कर रहे होंगे? यह विचार करने लायक बात है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय और नए डीप डाइव के साथ फिर मुलाकात होगी।